अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। आइए आज एफआईआर से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि उसे एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी कहते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 154 में परिभाषित किया गया है। आसान शब्दों में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी घटना घटित होने के संबंध में प्रथम सूचना होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है क्योंकि सारा इन्वेस्टिगेशन इसी रिपोर्ट पर बेस्ड होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने पर पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। जब किसी घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखी जाती है तो उसको 3 कॉपी में निकाला जाता है। प्रथम कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाती है, द्वितीय कॉपी सीओ के माध्यम से मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है और तृतीय कॉपी थाने में रखी जाती है। किसी भी केस में अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए होने वाले ट्रायल में एफआईआर अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि जब किसी केस के संबंध में एफआईआर पंजीकृत होती है तो उसी एफआईआर के कंटेंट के आधार पर विवेचक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है और सारे तथ्य इकट्ठा करने के पश्चात चार्जशीट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को पेश कर देता है। वही मजिस्ट्रेट बाद में ट्रायल के दौरान तथ्यों को देखते हैं और फिर अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। अतः एफआईआर करवाते समय सभी तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए अब एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे ही कोई घटना होती है, उस घटना के संबंध में एफआईआर प्रथम रिपोर्ट होती है। इसी एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है और बाद में ट्रायल के समय एफआईआर के तथ्यों को देखा जाता है। एफआईआर कोर्ट में एक एडमिसिबल दस्तावेज होता है, अतः एफआईआर में घटना के संबंध में सभी तथ्यों का आना आवश्यक होता है। एफआईआर में घटना के सही समय, दिनांक का, घटना घटित होने के स्थान का उल्लेख होना चाहिए। घटना में यदि कोई चश्मदीद गवाह है या कोई अन्य गवाह है तो उसका उल्लेख भी अवश्य होना चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज कराने में किसी भी प्रकार का कोई विलंब है तो उस विलंब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी भी घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर नामजद भी हो सकती है और एफआईआर अज्ञात में भी दर्ज कराई जा सकती है। अगर अज्ञात में एफआईआर दर्ज की जाती है तो यह विवेचक का कर्तव्य होता है कि वह घटना का अनावरण करे और एक्यूज्ड का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। नेम्ड एफआईआर के केस में विवेचना से किसी भी अभियुक्त का नाम जोड़ा जा सकता है और किसी भी अभियुक्त का नाम निकाला भी जा सकता है। कई बार यह सवाल आता है कि घटना के कितने दिन बाद तक एफआईआर कराई जा सकती है। वैसे तो एफआईआर कराने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु घटना होने के बाद बिना किसी देरी के एफआईआर करानी चाहिए। यदि एफआईआर लॉन्च करने में कोई विलंब है तो उसका कारण जस्टिफाइड होना चाहिए। आइए अब विभिन्न प्रकार की एफआईआर के बारे में जानते हैं। मल्टीपल एफआईआर, यदि किसी कारण से किसी घटना की 2 एफआईआर हो जाती हैं या विवेचना से यह तथ्य आता है कि 2 एफआईआर एक ही घटना से संबंधित हैं तो दोनों इन्वेस्टिगेशन को एक साथ मर्ज किया जाता है। 0 एफआईआर, सामान्यतः किसी घटना की एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में कराना चाहिए जिसका जुरिस्डिक्शन होता है, परंतु कभी कभी गंभीर घटना होने पर या महिला संबंधी अपराध होने पर उस क्राइम की ग्रेविटी को देखते हुए उसकी एफआईआर कहीं भी कराई जा सकती है और उस पुलिस स्टेशन में इसको कोई क्राइम नंबर नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे 0 एफआईआर कहा जाता है। बाद में 0 एफआईआर को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है जहां से संबंधित यह एफआईआर होती है। क्रॉस एफआईआर, क्रॉस एफआईआर में 2 एफआईआर लॉन्च होती हैं। पहली एफआईआर में जो शिकायतकर्ता होता है वह दूसरी एफआईआर का एक्यूज्ड होता है और दूसरी एफआईआर का जो एक्यूज्ड होता है वह पहली एफआईआर का शिकायतकर्ता होता है। अर्थात एक ही घटना के संबंध में 2 एफआईआर लिखी जाती हैं जिसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए अब एफआईआर और एनसीआर के अंतर को जानते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने पर एफआईआर लॉन्च की जाती है। इस प्रकार के केस में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जो गंभीर किस्म के होते हैं,
जैसे हत्या, लूट, डकैती व बलात्कार। एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर लॉन्च की जाती है, जैसे साधारण मारपीट, गाली गलौज होने पर या पेटी लॉस होने पर। एनसीआर में विवेचना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही प्रारंभ की जा सकती है। अगर किसी कारणवश आपकी एफआईआर संबंधित पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाती है तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश से एफआईआर लॉन्च करवाई जा सकती है। यदि पुलिस स्टेशन के एसएचओ कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो सीआरपीसी की धारा 166(a) के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। यह सजा 6 माह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।